हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। आज डे 4 फिजिक्स के डे 4 भौतिक विज्ञान के डे 4 में हम करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स। पिछले क्लासेस में हमने क्या कर रखा है, हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, कूलम्ब्स का नियम पढ़ लिया है ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ सब कुछ, ये सब सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। अब आज हम आगे चलेंगे और आगे उसके आगे जो कूलम्ब्स लॉ के बाद जो टॉपिक्स हैं उनको आज कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था और उसका सदिश रूप पढ़ा था, है ना। कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप क्या है और कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है। व्हाट इज द परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता, है ना, ये चीज क्या होती है, इसके बारे में जरा देखिए, ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने दो आवेश लिए, है ना, Q1 और Q2। Q1 और Q2 हमारे दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें। अब दो सिचुएशन में हम बात करेंगे। सिचुएशन वन, फर्स्ट सिचुएशन हमने ले लिया, इनके बीच जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात या फिर वायु। ठीक है, निर्वात या वायु। इसके लिए हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ का जो नियम है, F इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। F इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने पढ़ी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये हम कहाँ निकाल रहे हैं, फोर्स वैक्यूम में। ये फोर्स हम कहाँ निकाल रहे हैं, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है ना। इसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। आपको बताया था ये निर्वात के लिए है ना, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए है। लेकिन यही कोई अगर सेकंड हम लेते हैं, कोई माध्यम है, कोई दूसरा माध्यम है, जैसे दोनों चार्जेस के बीच आपने पानी रख दिया, कांच रख दिया या कुछ भी रख दिया, कोई ऐसा माध्यम रख दिया जिसकी विद्युतशीलता को हम क्या लेट कर लेंगे, मीडियम। यहाँ पे नॉट लगा है मतलब वैक्यूम का है, निर्वात का है। और अगर एम लग गया तो क्या हो गया, वो उस माध्यम का हो गया, चाहे वो पानी हो सकता है, चाहे वो आपका हवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो माध्यम में क्या चेंज आएगा, है ना, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए चार्जेस तो वही रहेंगे, है ना, आवेश आपके वही रहेंगे, उनके बीच की दूरी वही रहेगी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 4 पाई आपका क्या है, स्थिरांक है ना, कांस्टेंट है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, सिर्फ इसमें। तो मीडियम में अगर आप फोर्स निकालोगे तो सीधा सीधा आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज क्लियर आप लोगों को, समझिए चलो, है ना। अब अगर इन दोनों को, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 से डिवीजन अगर आप करें तो क्या चीज क्या चेंजेज आएंगे, है ना, वो देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में है एफ वी इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में हमारा वो मीडियम वाली चीज़ है, तो उसे डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा एफ एम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब जो चीज़ें सेम सेम है उसे हम कट कर देंगे। देखिए, ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी के बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट। 4 पाई के बराबर है, कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, एफ वी अपॉन में एफ मीडियम ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचेगा 1/एप्सिलॉन। आपको पता है मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये वाली क्वांटिटी ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ये वाली क्वांटिटी यहाँ, है ना। तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट एफ वी अपॉन में एफ एम। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब समझिए, अब वहां से देखिए, अब इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये एफ वी
अपॉन में एफ एम है, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, देखिए जो किसी भी मीडियम का जो परावैद्युतांक होता है, या ये जो वैक्यूम का है, आपका निर्वात का है ना, ये ना, देखिए परावैद्युतांक जो होता है और या फिर ये जो परावैद्युतांक वाली चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ये किसी माध्यम का होता है, और किसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, अगर निर्वात के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज क्या हो जाती है इसे बोलते हैं, ये नाम दिख रहा है आपको, ये है परावैद्युतांक। जो परावैद्युतांक है वो आपका हो जाता है, परावैद्युतांक आपका हो जाता है आपका के, और जो सापेक्ष विद्युतशीलता है वो हो जाती है एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर। जो सापेक्ष विद्युतशीलता है उसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं, और जो परावैद्युतांक है उसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम होता है, बस नाम अलग अलग है, बट दोनों का मतलब सेम है। तो क्या हो गया, तो हमने देखा कि यहाँ पे किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन आर, या फिर किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ वी अपॉन में एफ एम बराबर के, एफ एम और के को रिप्लेस करिए, तो एफ वी अपॉन में के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ। अब एक एक बात समझिए ध्यान से कौन सी चीज क्या बता रही है। यहाँ से देखिए, हमने कहा कि जो विद्युतशीलता है ना, जो विद्युतशीलता है किसी माध्यम की, जो विद्युतशीलता है, और ये किसका है, निर्वात का। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के अगर रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, तो क्या बन जाती है आपका सापेक्ष विद्युतशीलता, है ना, ये बन जाती है सापेक्ष विद्युतशीलता, या फिर आपका परावैद्युतांक, है ना, ये क्या बन जाता है, परावैद्युतांक। तो अब हम परावैद्युतांक के ले लिया हमने। अभी क्या आ गया, फॉर्मूला यहाँ से आ गया कि अगर आपको किसी मीडियम में, है ना, किसी माध्यम में, अगर ये दोनों चार्जेस किसी माध्यम में रखे हैं, इनके बीच हमने कोई माध्यम रख दिया, जैसे हमने ग्लास रख दिया, पानी रख दिया, या कोई भी माध्यम रख दिया, तब इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, उस माध्यम में जो फोर्स होगा, तो जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा वैक्यूम में, क्योंकि इसका फार्मूला आपको सब कुछ पता है, इसकी सारी चीजें आपको पता है ना, ये वाली सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आपने Q1 Q2 और डिस्टेंस, और ये इसकी वैल्यू लास्ट क्लास में मैंने बताई थी 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9 के बराबर होता है। अगर ये सब कुछ रख देंगे तो इनका कहाँ पे फोर्स आ जाएगा, कहाँ पे बल आ जाएगा, निर्वात में। लेकिन अगर आपको माध्यम में निकालना है, तो जो निर्वात में बल आ रखा है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके परावैद्युतांक के, जिस माध्यम में आपने रखा उसके परावैद्युतांक से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए पानी में रखा है ना आपने, अब समझिए, अब यहाँ पे समझिए, देखिए निर्वात के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1। वाई के लिए, वाई की रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, है ना, सिग्मा आर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, ये भी लगभग इतनी होती है। और ये जो पानी का है, पानी का कितना होता है, पानी का कितना होता है 80। तो अगर मान लीजिए वैक्यूम में आपने निकाल लिया है ना, अगर आपने निर्वात में फोर्स निकाल रखा है, बल निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन में कितना हो गया R², ठीक है, ये आपने निकाल रखा है। तो अगर आपको किसी माध्यम में चाहिए तो क्या करोगे, जो निर्वात में आपने निकाल रखा है, तो माध्यम के इसे डिवाइड कर दीजिए, या फिर इससे, दोनों बातें सेम होती है, ये दोनों चीजें सेम है ना। या फिर इसको हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, परावैद्युतांक, दोनों बातें सेम है। तो अगर आपने इसका निकाल लिया, अब जैसे आपको मान लो जल में रखा है, पानी में रखा है ना, तो क्या करिए, जल का के की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ पे रख दीजिए 80 की वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपने वैल्यू निकाल रखी है, 80 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, उस माध्यम में उन दोनों आवेशों के बीच किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, बल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच विद्युत बलों को निर्धारित करती है। तो विद्युतशीलता क्या होती है, अगर किसी माध्यम में दो आवेश रखे गए हैं, तो उनके बीच कितना कूलम बल लगेगा उसका निर्धारण करती है कि कम होगा या ज्यादा होगा। अब आप देखिए, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वैक्यूम में जो बल लग रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, के से डिवाइड कर रहे हैं। और अदर मीडियम के लिए, है ना, अन्य माध्यम के लिए, जल के लिए, कांच के लिए, ये के की वैल्यू क्या होती, बढ़ती चली जाती है। अब जब कोई कोई चीज बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में है, नीचे है ना, तो क्या करेंगे, उससे जब भाग देंगे तो ये जो पूरा मान है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फोर्स की, कम आएगी। तो अगर दो आवेशों को किसी माध्यम में आपने उठा के रख दिया, उतनी ही दूरी पे, सब कुछ सेम है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उनके बीच बल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है।
तो कह रहे विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच विद्युत बलों को निर्धारित करती है। आगे देखते हैं, निर्वात में रखे आवेशों के लिए, माध्यम में रखे आवेशों के लिए हमने देखा तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को सापेक्ष विद्युत स्थैतिका है ना, आप यहां से समझिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता आएगी है ना एप्सिलॉन और, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ये है किसी माध्यम में, है ना, ये है किसी माध्यम में। तो अब यहाँ से देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो मेन चीज ये है जो मैंने आपको सिखाया है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी माध्यम में निकालना है तो आप निर्वात में पहले निकाल लीजिए और उस माध्यम की विद्युतशीलता से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। चलिए अगली चीज देखते हैं, विद्युत स्थैतिक बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है वो समझते हैं ना, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है वो समझते हैं। जरा देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत को समझिए। मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स है ना, F1, यहाँ पे एक फोर्स F1, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q3 है। ठीक है, अब ये सब समान चार्ज है ना। अब यहाँ पे एक चार्ज मान लीजिए Q4 है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए मान लीजिए सारे समान आवेश हैं, सारे समान हैं या विपरीत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे फोर्सेस लगाएंगे, है ना, कैसे फोर्सेस इन पे एप्लीकेबल होंगे। अब मान के चलिए, अब मान लीजिए सबका आवेश समान है ना, सबका आवेश समान है, मान लीजिए सब धनात्मक है, सारे धनात्मक है, सारे धनात्मक है। ठीक है, अब हम अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, आप मान के चलिए आपके आसपास जैसे बहुत सारे स्कूल में है ना, सीट पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो मान लीजिए आपके सामने एक टीचर खड़े हैं। अब मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो टीचर पे एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मान लो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, अब ये बच्चे मेरे ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया था कि हर एक आवेश क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। तो मान लीजिए कि वो हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मैं सेंटर पे हूँ, वो सब बच्चे हम मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई कुछ फोर्स लगा रहा है, कोई कुछ, क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो दिशा भी क्या होगी, अलग अलग, उन फोर्सेस का मान भी अलग होगा, उन बलों का मान भी अलग होगा और दिशा भी अलग होगी। तो जितने मेरे ऊपर बल लग रहे हैं अलग अलग दिशा में, उन सभी का हम क्या करेंगे, उन सभी का हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अध्यारोपण। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पे उसके आसपास के जो आवेश होते हैं वो जितना बल लगाते हैं, उसका अगर हम सदिश फॉर्म में उसका रिजल्टेंट निकालें तो वो हमारा क्या हो जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। लेकिन इस टाइम, अच्छा जैसे मान लीजिए, चलिए पहले यहाँ से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको रिपेल करिए, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा, किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 इस पे फोर्स लगा रहा है मान लीजिए। ठीक है, किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। चलिए 4 मान लीजिए लगा रहा है, किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 4 लगा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा इस पे ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, जब ये Q2, Q3, Q4, Q1 पे बल लगा रहे हैं, तो उस समय ये आपस में भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर प्रतिकर्षित या आकर्षित कर रहे होंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि जब हम किसी एक आवेश पे बल की गणना करते हैं, तो बाकी आवेश आपस में कैसे बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे टारगेट है Q1, अगर हमारा यहाँ पे टारगेट है Q1 चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस पे क्या फोर्स लगाएगा, क्या बल लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे क्या बल लगाएगा, हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पे उसके आसपास के आवेश जो भी बल लगाते हैं, उसका सदिश योग जो होता है उसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब इस पे टोटल अगर फोर्स हम बात करें Q1 पे, अगर टोटल फोर्स है ना
1 पे अगर टोटल फोर्स कितना लगेगा, कौन कौन लगा रहा है बच्चों बताओ। एक तो ये लगा रहा है 1 2 F12, ठीक है। कौन लगा रहा है 3 F13 हो गया। कौन लगा रहा है 4 F14 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टोटल फोर्स 1 पे जो टोटल फोर्स लगेगा इन सभी का सदिश सम के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए उसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं, तो 1 लगा रहा है F1 हो गया, 2 लगा रहा है F2 हो गया, 3 लगा रहा है F3 हो गया, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, Fn तक, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म इसी को हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, योग करते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो किसी एक आवेश पे उसके आसपास के आवेश जो बल लगाते हैं उन बलों का जो सदिश योग होता है इसे हम बोलते हैं बल का अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से समझते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब कोई आरोप उपस्थित होते तो किसी दिए गए नहीं, जब कोई आवेश उपस्थित होता है तो किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब कई आवेश उपस्थित होते हैं, आवेश होगा आरोप नहीं, जब कई आवेश उपस्थित रहते हैं तो किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। अर्थात प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का प्रभाव स्वतंत्र रूप से जोड़ा जाता है ना। देखिए जब कई सारे आवेश उपस्थित होते हैं तो किसी एक आवेश पे बाकी आवेशों के द्वारा जो बल लगता है उसका सदिश योग होता है, और उनका आपस में वो क्या बल लगा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं ना, वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो यदि आवेश Q1 Q2 Q3 Qn आदि उपस्थित हैं तो एक बिंदु P पर स्थित आवेश Q पर बल F1 F2 ये सब देखिए, Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, F1 Q2 कितना लगा रहा है, F2 Q3 कितना लगा रहा है, Fn, इसी तरह से आद्य सिद्धांतों पर स्थित हो तो वहां कुल बल है ना। तो कुल बल कितना हो जाएगा, F बराबर F1 F2 F3 डॉट Fn के बराबर हो जाएगा। तो आवेश Q पर कुल बल सिद्ध होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए वही एक चार्ज है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, अब इसके आसपास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है ना, Q3 चार्ज है एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्ज हैं। तो इस पे लगने वाला जो टोटल बल होगा, जितना ये फोर्स लगाएगा, फिर जितना ये लगाएगा, इसी तरह से जितना थर्ड वाला लगाएगा एंड सो ऑन आगे भी, तो जितना ये बल लगाते चले जाएंगे इनके क्या हो जाएगा, सदिश योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ समझा दिया कैसे बल लगते हैं, आपको पहले भी सिखा रखा है कि बल कैसे लगाते हैं, 1 पे लगाना है तो 1 2 2 है ना, उस फॉर्म में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस आवेश पे टोटल आपको क्या निकालना है, बल की गणना करनी है। चलिए अब चलते हैं आगे, चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है, अब तक हमने कूलम बल के बारे में पढ़ा, अब तक हमने सिर्फ पढ़ा कि आवेश पे क्या बल लगता है, एक दूसरे आवेश एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है इसे जरा आप समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए समझते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक धनात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है। अब यहाँ पे देखिए एक धनात्मक आवेश, अब इस धनात्मक आवेश के आसपास क्या है कि कुछ लाइंस दिख रही हैं आपको, एक मिनट रिसेप्शन, देखिए अब एक आपके पास क्या है, एक धनात्मक आवेश है ना, एक धनात्मक आवेश। अब देखिए ये दिख रही ना, ये फील्ड लाइंस है ना, कि क्षेत्र लाइंस कह सकते हैं इनको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर एक धनात्मक आवेश है, अब धनात्मक आवेश है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ले जाता हूँ है ना, इसके आसपास कोई एक ले जाता हूँ सेंसर। अब देखिए इसकी लाइनिंग क्या है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा इसको फोर्स फील हो रहा है। अगर मैं इसे दूर ले जाऊँगा जैसे से, देखिए वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। देखिए इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम इसको दूर ले जा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे आपके गांव में प्रधान होते हैं, ठीक है, और एमपी एमएलए और बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी की पावर आपको पता करनी, सपोज करिए गांव प्रधान है,
ग्राम प्रधान है। अब ग्राम प्रधान मान लीजिए एक गांव में किसी दूसरा गांव है आपके ना, आपका जो गांव उसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा गांव एक ले लीजिए, वहाँ पे कोई ग्राम प्रधान है। अगर उसके कार्य क्षेत्र पता करना हो, उसने क्या काम किया है, वो कैसे करता है, क्या है उसका प्रभाव, कितना उसके आसपास वाले लोग उसको कितना जानते हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका जहाँ पे जिस गांव का वो प्रधान होगा उसके आसपास उसका क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि वो उसका पूरा गांव होगा, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ उसकी देख रेख में, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि वो कितना सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, या कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए, अब आप इसके लिए किसको भेजेंगे, अब सपोज करिए इसके लिए आप किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अगर भेज रहे हैं, तो गाँव में क्या होगा, 2 दिन में सारी सड़कें चमक जाएंगी, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम ऐसे बड़े आदमी को किसी को नहीं भेज सकते कि जिसके जाने से उसका प्रभाव कम हो जाए, है ना, क्योंकि अब ग्राम प्रधान ले लीजिए और मुख्यमंत्री ले लीजिए, तो किसी पावर ज़्यादा है, मुख्यमंत्री की ज़्यादा है। तो अगर आप मुख्यमंत्री को उसके निरीक्षण के लिए आप भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो एक दिन में सारे गांव चमका देगा, ठीक है, चाहे अपने घर से ही क्यों ना लगाना पड़े। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी के क्षेत्र के बारे में आपको पता करना है तो एक कॉमन आदमी को भेजना पड़ेगा। जैसे पुरानी मूवी सीरियल में आप देखते थे, जब राजा महाराजा कहीं अपने गाँव एरिया में किसी के यहाँ जाना होता था, कुछ पता करना होता था, तो क्या करते थे, एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके जाते थे। उसी तरह से क्या होता है कि अगर किसी आवेश, कोई आवेश के आसपास आपको पता करना उसका विद्युत क्षेत्र कितना है, तो आपको एक बहुत छोटा सा, एकदम बिल्कुल मामूली सा, आम सा चार्ज लेके जाना है और वो आसपास उसके एरिया का पता लगाएगा। अगर आप एक बड़े चार्ज को लेके जाएंगे तो जिसका पता लगाना उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रधान का पता लगाना है तो आप मुख्यमंत्री को भेज दोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लोग किसको फोकस करेंगे, मुख्यमंत्री को फोकस करेंगे। लेकिन अगर एक आम आदमी चला जाए दूसरे गांव में और वहाँ की सड़कें और चीज़ों को देख के आए तो अच्छी रिपोर्ट देगा, ठीक है, कि क्या दिक्कत थी, क्या नहीं थी, कैसा प्रधान काम कर रहा है, ये सारी बातें। तो यहाँ पे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है। अब किसी चार्ज के आसपास का जो इन्फ्लुएंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के अपने सराउंडिंग में या अपने आसपास जो भी उसका इन्फ्लुएंस होता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे एक धनात्मक चार्ज है ना, यहाँ पे एक धनात्मक चार्ज है। तो धनात्मक चार्ज क्या हो गया, धनात्मक चार्ज के आसपास इसका कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। अब आपको पता लगाना सर कितना है, कैसे है, चलिए मैं एक मीटर लाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ वैल्यूज देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 140.7, 140 पॉइंट कितनी है 7, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे मैं दूर ले जाऊंगा, ध्यान से देखिए, कम हो रहा है ना, देखिए पहले यहाँ पे 140.7 था, अब यहाँ धीरे धीरे कम होते 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 69, 62, 5, देखिए थोड़ा थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ, और दूर जाते 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 ये वैल्यू कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गई। तो पहले इसके पास 140 के आसपास थी और यहाँ पे कितनी आ गई, 8 के आसपास आ गई। तो जैसे हम उससे दूर जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्लियर है। अब समझिए, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र वह सामर्थ्यशाली क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एक मात्र के परीक्षण, है ना, के परीक्षण आवेश द्वारा, परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल क्षेत्र है, ये मात्रक होगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, एक कोई सोर्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है, सोर्स है ना। सोर्स का मतलब जिसके बारे में आपको पता करना है, ठीक है। अच्छा, इसके आसपास मैंने कहा ना कुछ क्षेत्र तक क्या होगा, इसका प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। तो इसका पता कराने के लिए हमने क्या किया, हमने एक आवेश निर्धारित किया, इसको हम बोलते हैं क्यू नॉट। ये क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड +1 होता है। तो एक परीक्षण चार्ज है, इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है, इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है +1। तो अगर इस सोर्स आवेश का हमें पता लगाना है क्या है, तो इस परीक्षण आवेश को इसकी फील्ड में लेके जाएंगे, है ना। अब देखिए इसके फील्ड में लेके जाए, जितना ज्यादा पास आएगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। देखिए प्रधान का घर सबसे अच्छा होता है, ठीक है, तो घर के पास जाओगे तो आप दिखेगा अच्छा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रखा है। जैसे जैसे गाँव के थोड़े बाहरी किनारों पर जाओगे तो वहाँ डेवलपमेंट आपको कम मिलेगा। तो कहने का मतलब जितना इसके पास जाओगे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट, प्रभाव पता चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है क्षेत्र कि कैसे आप विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। कहता है कि सोर्स चार्ज के पास जैसे आप परीक्षण चार्ज लेके जाते हो, है ना, किसी सोर्स चार्ज के पास जैसे आप परीक्षण चार्ज को लेके जाओगे तो वो क्या महसूस करेगा, कुछ फोर्स महसूस करेगा, कुछ बल महसूस करेगा। तो जो बल महसूस करेगा उसको उसके आवेश से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, ये उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जितना पास जाओगे उतना ज्यादा बल महसूस होगा,
जितना इससे दूर रहोगे उतना कम बल महसूस होगा। तो जितना भी फोर्स या बल महसूस होता है उसको उस मात्रक चार्ज से क्या कर दो, वो जो परीक्षण आवेश है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। परीक्षण आवेश से आपने डिवाइड कर दिया और परीक्षण आवेश की वैल्यू कितनी 1। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करोगे कि वहां पे जितना एक परीक्षण आवेश बल महसूस करता है वो क्या होती है, उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। अब यहाँ पे अगर क्यू नॉट की वैल्यू हम 1 रख दें तो ई बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, एफ के। तो कैसे डिफाइन करोगे कि अगर किसी सोर्स आवेश के पास अगर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो उसके पास एक परीक्षण आवेश लेके जाइए। वो परीक्षण आवेश जितना बल परीक्षण आवेश पे जितना बल वो लगाएगा सोर्स आवेश, वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो जितना पास ले जाओगे उतना ज्यादा बल लगेगा, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा। तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना दूर रखोगे उतना बल कम लगेगा, तो उसके दूर जाने पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया है ना। देखिए आपको दिख रहा होगा ये, तो इसके आसपास देखिए जो व्हाइट लाइन है ये बिल्कुल चमकीली सी है। जैसे जैसे देखिए दूर जा रही है क्या होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। दूर जैसे जैसे जा रही है ये चीजें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब इसके आसपास विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और दूर वाले एरिया में जाने पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अब ये सेंसर देखिए, अगर मैं सेंसर ले जाऊं इसके पास ले जाऊं, देखिए ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है। जैसे जैसे इसे दूर ले जाऊंगा, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा ये क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। सेंसर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये बता रहा है कि इसके आसपास विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और दूर ले जाने पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया है ना। अब विद्युत क्षेत्र, ये अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि अगर एक धनात्मक आवेश है, अगर एक धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो लाइंस होती हैं है ना, जो रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं धनात्मक आवेश से क्या होती हैं, दूर होती हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, जैसे हमने धनात्मक आवेश लिया है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इससे दूर है। अगर मान लीजिए मैं एक ऋणात्मक आवेश लेता हूँ तो क्या हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए एरो क्या है, ऋणात्मक चार्ज की तरफ है, और अगर धनात्मक चार्ज है तो उससे क्या होती हैं, दूर। यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि धनात्मक चार्ज से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है। मतलब लाइनें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, दूर होती हैं और ऋणात्मक चार्ज की तरफ होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला। अच्छा, इतने समझ आया। ठीक है, तो अगर किसी भी आपका सोर्स, कोई भी एक सोर्स आवेश है, सोर्स आवेश का मतलब हो गया, सोर्स आवेश का मतलब हो गया जिसके बारे में आपको पता करना है ना। या प्रधान आवेश बोल सकते हैं, सोर्स आवेश बोल दीजिए, प्रधान आवेश बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो एक सोर्स आवेश है आपका, उसके पास अगर कोई परीक्षण आवेश लेके जाते हैं, वो परीक्षण आवेश जितना बल महसूस करता है वो उस बिंदु पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। ठीक है, इसी माध्यम से विद्युत क्षेत्र की हम गणना करते हैं। और यहाँ से ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, E इक्वल टू कितना, एफ अपॉन में क्यू ना। ठीक है, अच्छा अब इसके थोड़े मात्रक और बीमा के बारे में बात करते हैं। मात्रक देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, ठीक है, तो बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, है ना। इसका मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और वीमा की बात करें तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा वीमाएं, है ना। अगर हम वीमा की बात करें, इसका वीमा कितना होगा, फोर्स का आपने पढ़ा होगा, फोर्स का बच्चों कितना पढ़ा आपने, MLT-2। ठीक है, ये बल का होता है। और चार्ज का क्या होता है, Q बराबर फार्मूला होता है ना, Q बराबर फार्मूला होता है IT। I का कितना होता है एम्पियर और T का कितना होता है टाइम। तो चार्ज का कितना हो गया नीचे, 80। चार्ज का कितना हो गया 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए ऊपर जाएगा टी भी ऊपर जाएगा, तो एम एल पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टी जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -1। वहां पे पहले से ही कितना, -2, एक ऊपर जाके -1 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो इसका मात्रक कितना आ जाएगा, MLT-3 A-1। ठीक है, अच्छा ये विद्युत मात्रक और चीज़ें जिसको अगर क्लियर नहीं होंगी तो जब हम आपका डाउट क्लास लेंगे तो उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा में हम यहीं तक देखें, हमने आज क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा आपका वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब अगली क्लासेस, अभी थोड़ा थोड़ा, अभी मैं आपको थोड़े थोड़े पार्ट करा रहा था ताकि आप डेली बेस पे चीज़ें अच्छे से कवर करते चलें। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, और ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। अब हम 1 से 2 कक्षा में ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। तो एक बार जब चैप्टर खत्म होगा तो फिर आपको मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, है ना, जो पिछले साल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, चीज़ें आई हैं, डेरिवेशंस आए हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस आप डेली बेस पे पढ़ाई करिए, जो भी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, या डाउट क्लास जब मैं लाइव डाउट क्लास अरेंज करूँगा उसमें आप मुझे चीज़ें बताइएगा। तो
इस तरह से अच्छे से सारी पढ़ाई करिए, सारा काम करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।